शायद नेक्स्ट वीक ही रहेगा। तो उसके अंदर हम लोग ये जो बाकी के सेक्शंस है इसमें मोस्टली ऑडिट तो मैं नहीं लूँगा ज़्यादा, ऑडिट एंड अकाउंट्स स्ट्रेस विल टेक प्रायोरिटी। नेक्स्ट वीक, सॉरी 27 नेक्स्ट वीक है ना Next week सर? ये प्रोग्राम इसका सोसाइटी का सॉफ्टवेयर का अच्छा नेक्स्ट वीक 27 ये भी है। हाँ ठीक है, आज जितना मोस्टली आई शुड बी एबल टू कंप्लीट द एक्ट टुडे, जितना बाकी के सेक्शन 81 से लेके 110 तक का जितने भी हमारे लिए एप्लीकेबल है वर्किंग सोसाइटीज के लिए, दैट विल ट्राई टू कंप्लीट। ज़्यादा नहीं है और इसमें से ऐसा एडवाइजर वी मे नॉट बी मेकिंग यूज ऑफ दिस सेक्शंस एक्सेप्ट फॉर दिस इंक्वायरी वगैरह, वो सब भी क्या है रजिस्टर रिलेटेड सेक्शंस। हमको सिर्फ प्रोसीजर मालूम होना चाहिए कि इंक्वायरी क्या होता है, कैसा इनिशिएट किया जाता है, ये सब हमको मालूम होना है। बट ऑल दोस थिंग्स इफ यू सी कोर्ट रिलेटेड भी हमको प्रोसीजर मालूम होना, कोर्ट में कैसे जाना है, डिस्प्यूट कैसा रेड्रेस होता है, ऑर्डर्स कैसे आता है, अपील कैसा होता है, अपील के बाद कहाँ जाता है, सेकंड अपील कहाँ, जस्ट फॉर आवर नॉलेज those who want to practice, obviously these sections may be very important, जिसको प्रैक्टिस एक्चुअली करना है। अदरवाइज एडवाइजरी रोल में या कंसल्टेंट जैसा है तो यू शुड एटलीस्ट नो द bare minimum procedures, ताकि हम लोग सोसाइटी को एडवाइस कर सकते हैं कि कौन से सिचुएशन में क्या है। बहुत बार सोसाइटीज दे टेक रॉन्ग डिसीजंस, दे अप्रोच द रॉन्ग अथॉरिटीज। अगर आपको रजिस्ट्रार को अप्रोच करना तो सिविल कोर्ट में जाता है, जहाँ पे सिविल कोर्ट का मैटर है वहाँ पे पुलिस में जाता है, तो दे डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि कौन सा जुरिस्डिक्शन में जाना है। और गलत जुरिस्डिक्शन में जाने की वजह से एक तो रिजेक्ट हो जाता है हमारा कंप्लेंट, और दूसरा उतना ही टाइम भी वेस्ट हो जाता है। 2 साल 3 साल निकलने के बाद फिर वापस हम लोग दूसरा जुरिस्डिक्शन में जाएंगे एक्चुअल, तभी वो बोलेगा तुम टाइम पार हो गए, 3 साल का तुम्हारा लिमिटेशन था, तुम 4 साल के बाद आया, अभी डिले तुम जस्टिफाई करो। उस समय पे वी कैन नॉट गो एंड से नहीं मुझे मालूम नहीं था कि आपके पास आना है, तो इग्नोरेंस वॉन्ट बी एक्सेप्टेड। तो वी आल्सो शुड नो कौन सा जुरिस्डिक्शन में कौन सा कंप्लेंट्स, कौन सा डिस्प्यूट्स जाना चाहिए और कितने दिन के अंदर जाना चाहिए और कौन कर सकता है, इसके पास अथॉरिटी है सब करने के लिए। वो हम लोग सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स में देखेंगे। उसके पहले थोड़ा हम लोग ऑडिट इंस्पेक्शन वाला थोड़ा सा मैं शुरू का कवर करता हूँ, एंड देन इंक्वायरी एंड अदर सेक्शंस विल टच अपॉन कैसा होता है, क्यों होना चाहिए, रिकवरीज कैसा होता है, और फिर कॉस्ट कैसा लगता है, इंस्पेक्शन क्या होता है, जो हम लोग शायद जीडीसीए में थोड़ा कवर किया था। जीडीसीए के टाइम पे थोड़ा टॉपिक कवर हुआ था हमारा, बट एक्ट में थोड़ा सा अलग है, वो हम लोग स्पेसिफिक वो उस इसके हिसाब से किया था। एक्चुअल जीडीसीए को क्या करना है उसमें कवर किया था हमने ना, कि रोल क्या हो सकता है। हम सोसाइटी में अगर जाते हैं तो ये सब चीज़ें आएंगी तो प्रैक्टिकली हमको मालूम होना चाहिए, बट भले हम लोग कितने प्रैक्टिकली किया मुझे नहीं पता लास्ट टाइम, बट एक्ट में सेम है, कुछ फर्क नहीं है। तो ये जनरल प्रैक्टिस के हिसाब से इसमें कहा है। तो नाउ विल गो डायरेक्टली टू सेक्शन 81 और 82 ऑडिट रिलेटेड है, बट आई विल नॉट गो इन डेप्थ, अंदर नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट थोड़ा सा उसको टच करता हूँ। 81 is related to audit, which says that when the audit has to be conducted, who can conduct the audit, within how many days you have to submit the audit report, within how many days you have to resolve or pass the resolution regarding that audit report, when is the audit rectification report to be filed. Everything is covered in these two sections. So if you see, the society shall cause to be audited its accounts at least once in a financial year. मतलब एक बार तो आपको पूरे साल में आपको ऑडिट करना है। ये क्यों एटलीस्ट वंस बोला है, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटीज या बैंक्स वगैरह है, उनका क्वार्टरली ऑडिट्स भी होते हैं, हाफ ईयरली ऑडिट्स भी होते हैं, बट हम लोग नहीं करते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग में। वी डू इट वंस इन अ ईयर बिफोर आवर क्लोजर, आफ्टर द क्लोजर ऑफ आवर एनुअल फाइनेंशियल ईयर के बाद में मार्च तक, पिछले साल का अप्रैल से लेके ये साल का मार्च तक हम लोग ऑडिट करते हैं, एंड दैट ऑडिट नीड्स टू बी डन। कैसा करना चाहिए, विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब यस, Sir, is there any turnover limit for that? there is no turnover limit. Audit means audit, it has to be done whether, because हमने शुरू में भी देखा हमारा जो सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इट इज नॉट अ बिजनेस एंटिटी। हम लोग बार बार वही बोलता है कि वी आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, वी आर नॉट ट्राइंग टू अचीव एनी
profits. We are not aiming for any bottom lines. We are just for the maintenance and whatever things are required as far as accounts are concerned. We have to maintain those records. नहीं तो accountability कैसा रहेगा? मतलब you are there in the committee for 5 years. When you hand over that to the next incoming committee, आपके पास पूरा जितने भी आपने पैसे आए हैं आपका खर्चा आपने किया है, भले आपके पास प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, बट उसका अकाउंट्स तो होना चाहिए ना. So there is no need for any particular turmoil, and even for conducting audit, many people say that अरे हमारा तो कुछ इतना पर्टिकुलर इनकम टैक्स के हिसाब से उन लोग कंपेयर करते हैं, बोले कि 5 लाख का मिनिमम ये होना चाहिए इनकम या 10 लाख का इनकम होना चाहिए, हम कोई ब्रैकेट में ये बैठ रहा है, टैक्स पेएबल ही नहीं आ रहा, हमको फिर क्यों ऑडिट करना चाहिए? ऐसा यहाँ पे किधर दिया है क्या? नहीं दिया है. शुरू में कैसा किया? द सोसाइटी शैल, मतलब irrespective of whether you fall under whichever category, you have to conduct the audit. So there is no particular limit or any minimum requirement for conducting audit. Every society has to conduct audit. Similarly, housing society also has to conduct their audit. And within 4 months, मतलब completion of financial year, मतलब financial year completes on 31st March. तो 4 महीना गिन लीजिए, 31st जुलाई के पहले आपको ऑडिट करना है. To which such accounts relate, and in any case before issuance of notice of holding of the general body meeting. अब ये मजेदार सेंटेंस आप पढ़िए, मैं वापस पढ़ता हूँ. लोग आपके पास नहीं होगा ना, ये एक्ट नहीं है. तो क्या बोलता है? Within a period of 4 months from the close of financial year to which such accounts relate. Such accounts relate मतलब वो पर्टिकुलर साल का अकाउंट्स उस पर्टिकुलर साल के ऑडिट करना चाहिए. And in any case before issuance of notice of holding of general body meeting. मतलब अगर आपने 31 जुलाई को नहीं किया तो आपके पास एक ऑप्शन है, जनरल बॉडी मीटिंग करने से पहले तो करना ही है. एक्ट बोलता है 31 जुलाई तक करो, बट बहुत सारे सोसाइटीज का हमने भी देखा, बहुत सारे सोसाइटीज 31 जुलाई तक नहीं प्रिपेयर होता है उनका अकाउंट्स ऑडिट, वो लास्ट में ही करते हैं. अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो गया. बट ये बोलता है कि एटलीस्ट जनरल बॉडी मीटिंग का नोटिस है. तो हमने जनरल बॉडी मीटिंग का जो सेक्शन 75 पढ़ा, इसके हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, तो उसमें क्या बोलता है, कितने दिन का नोटिस होना चाहिए जनरल बॉडी का? 14 डेज क्लियर नोटिस. तो एटलीस्ट वो 14 डेज क्लियर नोटिस देने से पहले एटलीस्ट ऑडिट कंप्लीट होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज रिटन हियर. तो एटलीस्ट इश्यूएंस ऑफ नोटिस ऑफ द जनरल बॉडी बाय ऑडिटर और ऑडिटिंग फर्म फ्रॉम अ पैनल प्रिपेयर्ड बाय द रजिस्ट्रार. तो ये पैनल जैसा हमने लास्ट टाइम भी ये किया था कि हर चीज का एक पैनल होता है. ऑडिटर का एक पैनल है, इलेक्शन ऑफिसर का एक पैनल है, एक इंक्वायरी ऑफिसर का पैनल है, ऑथराइज्ड ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स का पैनल है, हर चीज का पैनल है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर आउटसोर्स. वहाँ पे अगर आप देखोगे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मुंबई एंड एमएमआर रीजन पूरा आप देखोगे तो हार्डली 200-250 लोग भी नहीं है पूरा एम्प्लॉइज, मतलब जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है. इतने सारे मुंबई में 24 वार्ड्स है. 24 वार्ड्स का हर एक वार्ड का एम वार्ड, पी वार्ड, जब एस वार्ड सब कुछ है. तो हर एक सब मिलाने के बाद भी करीब 200 लोग ही रहेंगे वहाँ पे एक्चुअली जो परमानेंट एम्प्लॉइज या पेरोल पे है. ऑल अदर पीपल आर ऑल आउटसोर्स. तो आउटसोर्स के हिसाब से दिस आर ऑल हाउ डू दे सेलेक्ट फ्रॉम द फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस इज थ्रू द पैनल. और पैनल हर चीज का क्रिएट होता है और हर चीज का एप्लीकेशन और मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक पैनल बनता है. और उसके अंदर से इट इज ऑन पब्लिक डिस्प्ले. मतलब आपको पब्लिक पोर्टल रहता है, उसमें वो पोर्टल में आप देख सकते हो और उसमें हर एक पर्टिकुलर पैनल का डिटेल आदमी का पूरा उसमें आ जाएगा. और उसके अंदर से या तो रजिस्ट्रार विल सेलेक्ट एनीबडी फ्रॉम दैट पैनल एंड असाइन दैट पर्सन दैट रोल, और यू मे आल्सो विजिट द वेबसाइट एंड अकॉर्डिंग टू योर व्हाटएवर चॉइस you can select the auditor, but the auditor has to be from the panel. He cannot be anybody who is not present in that particular panel. So you have to be a panelist. सर, अगर ऑडिटर ने अपने को ये साल पे कुछ दिखाया ही नहीं है, मतलब ऑडिट किया ही नहीं, और एजेंट पे ऑडिटर ने नहीं किया है, नहीं सोसाइटी ने नहीं किया. सोसाइटी ने नहीं किया, बट सोसाइटी ने एजेंट भी नहीं किया है, या मतलब तो उनके लिए ऑडिटर
लास्ट क्लास में आप नहीं थे? हाँ, थे? हाँ, उसमें हमने 2 सेक्शन पढ़ा था, याद है आपको? लिखा था आपने किसी ने? रजिस्टर कौन सा सेक्शन था? 77 ये पढ़ा था हमने लास्ट? नहीं, वो लास्ट में था ना, तो मतलब 1:30 बजे के बाद था। शादी का मूड था। 1 बजे के बाद हमको याद नहीं रहता है, हम मुश्किल से 12 साढ़े 12 तक याद रख सकते हैं। पढ़ा था लास्ट टाइम? तो क्या मैडम क्या बोलते हैं 77 ये? अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ कमिटी, हाँ। कमिटी और एडमिनिस्ट्रेटर। बराबर? फॉर व्हाट? फॉर रीजन फॉर? हाँ। बराबर? फेलियर टू? Where there is a failure to elect member to Yes, constitute, करेक्ट, or where committee does not enter upon office. बराबर। एक है, और दूसरा आपने पढ़ा था 78 है, क्या था वो? तीन सेक्शंस है, पावर ऑफ Suspension of committee. कमेटी और रिमूवल ऑफ मेंबर, दूसरा सेक्शन हो गया। तीसरा सेक्शन हमने पढ़ा था Society obligation to file returns and सोसाइटीज ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न्स। पहला तो 77A और 79A को आप अभी 79 के साथ पढ़िए। क्या बोलता है वो? अगर इफ यू फेल टू फाइल योर रिटर्न्स देन एक्शन either अंडर 77A और 78A कैन बी टेकन। तो बट वो कभी समझेगा when there is a complaint or when he comes to know that you are not filed the return or when the registering authority while doing their internal audit, क्या होता है कि there is a portal on the registrars, there is a website which is created by the cooperative department, cooperative और textiles department का एक महासरकार करके एक पोर्टल है, वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के अंदर जितने भी सोसाइटीज है you have to first of all register yourself in that portal। हर सोसाइटी का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विद ऑल द डिटेल्स ऑफ योर सोसाइटीज, मेंशनिंग दैट नंबर ऑफ मेंबर्स, आपका क्या है, कौन सा कब मिला, सोसाइटी कब रजिस्टर हुआ, एवरीथिंग कम्स इन दैट, कौन है सेक्रेटरी, करंट चेयरमैन, एवरी डिटेल्स आर, ऑल द डिटेल्स आर दैट। एक बार रजिस्टर होने के बाद में whenever there are any major activities which take place, like for example you hold annual general body, तो मेजर एक्टिविटी है, इसको छोड़ के अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग लिया, लाइक आपने अभी ऑडिट और अकाउंट्स का ऑडिटर के थ्रू कंप्लीट किया ऑडिट आपका, या फिर आपने रीडेवलपमेंट का कुछ डिसीजन लिया, अपॉइंटमेंट ऑफ डेवलपर बिल्डर या कुछ, तो ऑल दिस मेजर डिसीजंस या बायलॉज अडॉप्ट किया, तो ऑल दिस थिंग्स विल कम एज यू हैव टू कंपल्सरीली अपलोड ऑन दैट वेबसाइट। आपका लॉगिन यूजर आईडी लॉगिन दिया होगा, उस लॉगिन से आपको ऑल दिस व्हाटएवर डिसीजंस रेजोल्यूशंस आपने लिया है, ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी अपलोड। बट बीच में बहुत साइट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था काफी 2-3 साल से, तो अभी आई डोंट नो वेदर इट इज स्टिल अप और डाउन, आई एम नॉट अवेयर, नहीं है ना, इट्स नॉट फिजिकली करता है, तो ठीक है। तो ऑप्शन क्या हुआ था, हाई कोर्ट में गया था इन लोग, बहुत सारी सोसाइटीज, बहुत सारे लोग बोले कि आपका साइट नहीं काम कर रहा, तो हम क्या करें? आप लोग एक साइड से बोलते हो कंपलसरी है, दूसरे साइड से आपका खुद का साइट नहीं चल रहा, तो हम क्या करें? तो हाई कोर्ट अलाउड देम टू फाइल फिजिकल कॉपीज। तो इसके हिसाब से फिजिकल मतलब बोलने का मतलब ये है कि ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, इट इज कंपलसरी, आपको सबमिट करना है आपका रिपोर्ट्स जो भी है। तो सिमिलरली विद द कमिटी इज नॉट कंडक्टिंग द जनरल बॉडी, इट इज नॉट कंप्लीटिंग द ऑडिट, इट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द मैनेजमेंट ऑन अ डेली बेसिस, वट एवर द केस में बी, सब आपको किसी ने किसी को जाके बताना है। अगर आप नहीं कुछ करते हो, लाइक इफ यू आर कनेक्टेड विद द सोसाइटी, देयर कैन बी 2 एस्पेक्ट्स। वन इज यू हैव टू सी टू इट दैट the society is functioning in the right manner first, that is the main objective, and if it is not happening, then you have to approach the authority to inform them or make a complaint to them so that they make it right। दो ही काम है, सिंपल है, या तो आप उसको ठीक करो एज अ कंसल्टेंट, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट जिसके पास जाओ जो ठीक कर पाए, यू हैव टू अप्रोच द अथॉरिटी इन एनी केस, एंड देन अगर वो लोग नहीं कंडक्ट करते हैं तो यू विल टेक नेसेसरी एक्शन। रजिस्टरिंग अथॉरिटी हैज द, उसके पास पावर्स है, ही विल टेक नेसेसरी एक्शन, ठीक है ना? यही था ना आपका क्वेश्चन। तो लास्ट वीक आप या तो आप सो गए थे या ध्यान नहीं दिए। ऑफिस वेयर जो है ना कमिटी,
जब ये इलेक्शन because they are going to चलाने वाले हैं कमिटी, so they are aware about this. There is basic ऐसे कुछ है एक्ट में कि उनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए और there is any तो आप शायद 154B जब पढ़ रहे थे हम लोग प्योर नट, ठीक है, 154B6 में क्या बोलता है? व्हाट डज 154B6 सेज? है किसी के पास? मैंडेटरी फ्री मेंबरशिप देगा और सही है एजुकेशन ऑन द सोसाइटी का बराबर, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर द मेंबर्स एंड ऑफिस बेयरर्स, it is a compulsory aspect. yes. So you have to train them. The society first of all has to train the office bearers. Particular पूरा सब्जेक्ट जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो एक छोटा कैप्सूल में बना के एक 3 घंटा 4 घंटे का ट्रेनिंग होगा. and for that education system can be used. हाँ, तो उसके लिए आपको एजुकेशन फंड भी क्रिएट करना है. उसमें लिखा है फॉर दैट यू हैव टू कलेक्ट मिनिमम 10 रुपीज पर मंथ फ्रॉम एवरी मेंबर. वो फंड क्रिएट करने के लिए, और उसका जो पैसा क्रिएट होता है यू हैव टू वहीं पे उसको एक्सपेंडिचर करना है फॉर एजुकेशन पर्पस. इट मे बी फॉर कंडक्टिंग ट्रेनिंग, इट मे बी फॉर अटेंडिंग एनी सेमिनार्स, इट कैन बी फॉर परचेस ऑफ बुक्स, क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी. इट हैज टू बी समथिंग ओरिएंटेड, एजुकेशन ओरिएंटेड. तो वो आपको करना है. तो वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड. So they are supposed to know all these things. It is assumed that whoever is an office bearer comes to assume that office or contests the election, keeping in mind that he has to know all at least the bare minimum aspects of functioning. Administrative at least तो हमको मालूम होना चाहिए कि कैसा हमको चलाना है सोसाइटी. ऐसे आके हम लोग नहीं कर सकते. एक एमएलए नहीं है ना, क्योंकि वो देखिए अभी दो अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आपको हर समय 2 रास्ते मिलेंगे. दिल वाले दुल्हनिया जैसे आपको चूज करना है. तो मम्मी ने क्या बोला, 2 रास्ता हर समय मिलेगा, तो चूज करना है कौन सा रास्ता सही है. तो इधर हाउसिंग सोसाइटी में भी ऐसी है, हर समय 2 रास्ता है. इधर यू नो दैट यू डू नॉट नो एनीथिंग, बट एट द सेम टाइम यू आल्सो नो दैट देयर इज नो अदर पर्सन कमिंग एंड कंटेस्टिंग द इलेक्शंस. तो क्या करोगे? किसी न किसी को चलाना है ना. आप ये नहीं बोल सकते हो कि उसको नहीं आता फिर भी वो चेयरमैन था. तो ठीक है, आप आ जाओ ना. आप नहीं आ रहे, आप नहीं, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं आना है, आपको बाहर ही बैठ के कंप्लेंट ही करना है. इधर आ जाओगे तो आपको लगता है कि मेरे ऊपर कंप्लेंट आएगा, इसके लिए नहीं आते. बट इट इज नॉट द केस. यू हैव टू टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी. इफ यू आर सोशली ओरिएंटेड यू हैव टू टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी. अदरवाइज डोंट कंप्लेन. मतलब नहीं है ना कि मैं सब जानता हूँ, 30 साल से मैं एमसीएस एक्ट मेरे को ऊपर से नीचे सब कुछ मालूम है, मैं तो बाहर बैठ के कंप्लेंट ही करता रहूंगा, उसमें मुझे मजा आता है. दैट स्टैटिस्टिक प्लेस बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को, आई थिंक 10% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ये काम ही करता है. और रजिस्ट्रार का ऑफिस इसी की वजह से चल रहा है. इट इज नॉट ऑन रिकॉर्ड, इसको डिलीट करो. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, देखो वी हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी. तो नहीं तो क्या है कि आप लोग इधर नहीं बैठते थे ना. यू आल्सो फील दैट आई नीड टू गेन सम नॉलेज, बट दो आई may not be giving मतलब सम ग्रेट नॉलेज टू यू, बट व्हाटएवर आई नो आई एम ट्राइंग टू पास ऑन. तो उसके बेसिस पे एटलीस्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारा रिस्पांसिबिलिटी क्या है, रोल क्या है, हमको कौन से वेयर अप टू व्हाट लाइन वी हैव टू ड्रॉ दैट लाइन. मतलब वी कैन नॉट गो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर. अगर हमको लगता है कि सोसाइटी में मेंबर है, यू गो एंड अप्रोच द सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी, उसको बोले ना आप रेक्टिफाई करो. डायरेक्टली आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे, वहाँ पे कंप्लेंट करोगे, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर लगेगा, तो आपको भी तो प्रॉब्लम है ना. यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी. So every time you should, that approach outlook should not be to poke or create problems to the managing committee. You support them. अगर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर समय करो, but at least वो natural justice तो होना चाहिए. First time, second time, third time. 3 बार नहीं हुआ, फिर आप जाओ कंप्लेंट करो ना कि हमको भी काम चाहिए. रजिस्ट्रार ने कोई है ना सर, रजिस्ट्रार ने अगर कोई है ना ऑडिटर को एम्पैनल किया है और if we want some other person, can we do that? Then you have to inform the registrar. He will replace. Okay. You cannot replace. Once he is appointed by the registrar, then the registrar कोई power है replace करने की. If you have appointed him, next year आप general body में change कर सकते हो. No problem. Thank you. ठीक है? So we'll move ahead.
तो ये बोलता है कि अगर आपने 31 जुलाई तक नहीं किया है तो आपके पास एजीएम का नोटिस देने के पहले तक भी टाइम है। वो क्यों बोलता है? ये पॉइंट मतलब इसका मतलब क्या है? लोग एक क्वेश्चन हर समय पूछते हैं, why is this particular point mentioned here? वापस पढ़ता हूँ। In any case, before issuance of notice of holding of general body meeting, आप ऑडिट एटलीस्ट नोटिस देने से पहले ऑडिट तैयार रखो। उसका मतलब क्या है? वो एजेंडा में पॉइंट है ना पहला। एजेंडा में पॉइंट है, ठीक है, Along with पर्पस वो है, बराबर है। or along with circular they have to. This is the point. That means it is deemed that अगर आप ऑडिट उसके पहले क्लोज करते हो तो सर्कुलर जो नोटिस आता है उसके साथ में भेजो लोगों को। इसका मतलब वो है, नहीं तो पहला कदम करो बाद में कदम करो, मतलब नहीं है ना। यू हैव टू इंटरप्रेट लाइक दैट। हमको ये नहीं सोचना है ना वो तो ऐसे हमको जुलाई 31 का हम लोग को रिलैक्सेशन दिया, ऐसा नहीं सोचना है। हमको ये सोचना है कि वो नोटिस स्पेसिफिकली बोला है तो नोटिस से क्या रिलेटेड है। नोटिस से ये रिलेटेड है कि आपको एजेंडा ऑडिट पहुंचना चाहिए आपके पास, ताकि वो है हेल्दी डिस्कशन इन द जनरल बॉडी। तो क्या मालूम पड़ेगा? यू हैव टू इंटरप्रेट इन दैट मैनर, ठीक है। रजिस्ट्रार अप्रूव्ड प्लानर हो गया, सेक्शन 75 हो गया। प्रोवाइडेड दैट इफ द रजिस्ट्रार इज सैटिस्फाइड दैट द सोसाइटी हैज फेल्ड टू इंटीमेट एंड फाइल द रिटर्न्स। मैडम आपका सवाल का जवाब, एज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन by order of the reasons to be recorded in writing, he may cause the accounts to be audited by an auditor from the panel of auditors approved by the government or an authority authorized by on its behalf। मतलब अगर कोई कारणवश आपका सोसाइटी का ऑडिट या ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट किया, उसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब आपने जो पूछा सवाल कि अगर सोसाइटी खुद नहीं कर पा रही है कोई ऑडिटर अपॉइंट तो रजिस्ट्रार उसके पैनल से उनके यहाँ से अपॉइंट करके देगा। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? ये पर्टिकुलर प्रोविजो का क्या इंटरप्रिटेशन? पढ़ो वापस। Provided that if the registrar is satisfied that the society has failed to intimate and file the return as provided in the subsection by an auditor, he may cause it to be cause its accounts to be audited by an auditor from the panel. If the society has failed to do, then the registrar will do. इसका मतलब क्या है? Audit is compulsory, ठीक है, वो भी बराबर है, आपको वो बात सही। दूसरा मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि फर्स्ट राइट आपको दिया है। The first right to appoint an auditor lies with the society and the first responsibility also lies with you। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं मालूम था मैं अपॉइंट नहीं करूंगा। आपको पहला ऑप्शन दिया, फिर बाद में अगर रजिस्टर जो अपॉइंट किया उसको आपको लेना पड़ेगा। आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि नहीं अभी ये नहीं चाहिए मुझे मेरा वाला अपॉइंट करो। So the first right is given to the society to appoint an auditor in the general body। If the society fails to do that, then the registrar will appoint। इसका मतलब ये है वो हर एक चीज आपको पढ़ के ना उसके अंदर से एटलीस्ट 2 या 3 मीनिंग निकालना है। हर एक्ट का मतलब ही ये है, एक्ट का मतलब ही ये है कि हर पैराग्राफ में आपको 3-4 मीनिंग मिलेंगे। मैंने शायद 2 बोला रहेगा क्योंकि मुझे 2 समझता होगा और किसी का और 2 समझेगा, वो उसका 2 अलग तरह से इंटरप्रेट करेगा। बट अल्टीमेटली अगर डिस्प्यूट आता है तो कौन डिसाइड करेगा? रजिस्ट्रार या कोर्ट डिसाइड करेगा कि एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या है। तुम्हारा इंटरप्रिटेशन सही है या इनका है सही है या मेरा सही है, वो कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करेगा। वो किसके हिसाब से करेगा इंटरप्रिटेशन? लॉ के हिसाब से। बट मेन क्या है? सिचुएशन के हिसाब से नहीं। वो लेजिस्लेटर ने जब इनैक्ट किया उसका इंटेंट क्या था, उसका इंटेंशन जब भी वो लॉ बनाते समय क्या था वो उनको नहीं मालूम। वो जज को मालूम नहीं रहता उसका इंटेंशन क्या है, वो भी इंटरप्रेट ही करता है। बोलते ये सोच के ही उसने बनाया था ये लॉ, इसके लिए एप्लीकेबल, इसके लिए वो जज है, इसके लिए जुडिशियरी एक आर्म है। जैसा लेजिस्लेटर एक आर्म है, एग्जीक्यूटिव है, वैसे जुडिशियरी एक आर्म है, क्योंकि वो क्या करता है? इंटरप्रेट करता है और जस्टिस देता है। यही काम है, इंटरप्रिटेशन मेन काम है। क्योंकि हर एक चीज जो एक्ट में लिखा है सबको समझ में नहीं आता है ना, तो इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड प्रॉपर्ली, not only properly in correct manner and correct purpose।
और इसमें एक कंडीशन है, ये कंडीशन अभी एप्लीकेबल है क्या मुझे नहीं पता, ये ऑडिट स्लेस बताएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो ऑडिटर शैल एक्सेप्ट ऑडिट फॉर मोर देन 20 सोसाइटीज इन द फाइनेंशियल ईयर एक्सक्लूडिंग सोसाइटीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन ₹1 लाख। अभी भी है ये चालू है। हाँ ये बराबर है। तो ये 1 लाख के ऊपर अगर उनका कैपिटल है, शेयर कैपिटल 1 लाख के ऊपर शेयर कैपिटल वाला जितने भी सोसाइटीज है, वो सोसाइटी के मतलब 20 सोसाइटीज का ही कर सकता है ऑडिट, एक पर्टिकुलर ऑडिटर उसके ऊपर वाला अगर शेयर कैपिटल रहेगा। पैनल ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट ओके 81 है, 82 है सर। ओके भी नीचे सब एपेक्स सोसाइटीज वर्किंग ये सब कोऑपरेटिव के लिए नहीं है। कौन ऑडिटर बन सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट who has a fair knowledge and functioning of the societies and an experience of at least 3 years in auditing of societies with a working knowledge of Marathi language। लिखा है, स्पेसिफिकली लिखा है एक्ट में। तो ये क्वालिफिकेशन है एक ऑडिटर बनने के लिए। एन ऑडिट फर्म विच इज अ फर्म ऑफ मोर देन वन चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ CA who has a fair knowledge of functioning of society with a working knowledge of Marathi language। अभी देखिए इंडिविजुअल होगा तो वो होता है 3 साल का एक्सपीरियंस, बट फर्म होगा तो एक्सपीरियंस नहीं कहा गया है। तो अगर फर्म है तो विदाउट एक्सपीरियंस आल्सो यू कैन डू। इफ इट इज एन इंडिविजुअल देन यू नीड टू हैव 3 years working experience। A person who is a cost accountant within the meaning of CA, ICWA, who has a fair knowledge of functioning of society and an experience of at least 1 year of auditing। देखिए अभी वापस क्राइटेरिया चेंज हो गया। आप कॉस्ट अकाउंटेंट है तो 1 साल का ही आपको चाहिए एक्सपीरियंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो 3 साल का चाहिए, फर्म है तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। या सोसाइटी को ऐसे बताओ कि सोसाइटी चौंक जाएगा, बोले ये कहाँ से बोल रहे, ये तो इतना साल हमको तो मालूम ही नहीं था। हम तो सोचते थे किसको भी कभी भी पैनल से ले लो, हम खुद अपॉइंट कर लो, मेरा जान पहचान का CA है उसको भी डाल दो। पैनल में होना चाहिए, हमारा जान पहचान वाला CA भी पैनल में होना चाहिए। पैनल में नहीं होगा तो हम नहीं सेलेक्ट कर सकते। So after coming to panel, you can go n number of the society। देखिए अभी 1 लाख का ऊपर का सोसाइटी नहीं कर सकता, 20 सोसाइटीज ही कर सकता मैक्सिमम। वही पढ़ा ना मैंने इसके पहले वाला पॉइंट। बराबर है, लेकिन why such acts? वो हर एक आदमी को कुछ लिमिटेशन देना पड़ेगा ना। वो आप n नंबर दे दो, अगर देखो अभी हम लोग कॉमन मैन अभी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर कैपिटल। देखिए अभी 1 लाख शेयर कैपिटल बहुत सारे सोसाइटीज का नहीं होगा। 1 लाख शेयर कैपिटल मतलब हम जो शेयर मनी भरता है ना, वो शेयर मनी का टोटल जितना हमने लिया है 400 मेंबर्स मिनिमम चाहिए। फिर जाके वो 500 रुपए के हिसाब से 10 शेयर्स इनटू 50 है ना, 500 रुपीज है एक शेयर, एक का शेयर कैपिटल 200 है। 200 हो गया ना, 500 rupees one share। हाँ 500, 200 मेंबर का ऊपर का सोसाइटी 10 से ज्यादा नहीं कर सकते, तो बाकी करो ना, बाकी कर सकते हो ना। स्पेसिफिकेशन ऑफ 200 प्लस यूजिंग टाइप सोसाइटी देखो। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए बहुत सारे सोसाइटीज क्या करता है ना, वो 50 शेयर भी देते, 100 शेयर भी देते हैं मेंबर। तो 100 शेयर दिया तो उसका शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, 100 इंटू 50, 5-5 हजार रुपए का हर एक के पास शेयर, तो उसका तो कम हो जाएगा ना। 5000 इंटू 1 लाख करोगे तो 20 मेंबर, तो वो 20 मेंबर का सोसाइटी में शेयर कैपिटल आपका 1 लाख होगा। तो देन यू हैव टू सी कौन सा सोसाइटी का शेयर कैपिटल कैसा है। नॉट नेसेसरी एवरी सोसाइटी हैज ओनली, एवरी मेंबर हैज ओनली 500 शेयर्स। इट्स आइदर और 500 रुपीस आइदर प्लस मेंबर्स और शेयर कैपिटल व्हिचएवर इज लेस। और दूसरा क्या है कि अगर आप कोई लिमिट नहीं रखते हो और बहुत सारा 200 300 400 ऑडिटर आ गए, बट थोड़ा 8-10 लोग 15 लोग चला गया, हाँ कुछ अंदर से कर लिया, सब ऑडिट ले लिया और दूसरे लोगों को कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए थोड़ा सा हो सकता है ना ऐसा, हाँ कोई हो सकता है ऐसा। और दूसरा सर मुझे ऐसा लग रहा है
कि इसके लिए 12th वाले भी लोग कर सकते हैं, जीडीसी पास होने के बाद ग्रेजुएट भी कर सकते हैं और सीए भी कर सकते हैं। डेफिनेटली सीए का नहीं आ रहा है ना नीचे, वो आ रहा है नीचे, आ रहा है ना, और भी है आ रहा है ना, हाँ। आ रहा है, आएगा बहुत सारा है कॉलेज में। इसके लिए मतलब ये जो 12th वाले या लोग रहते हैं 10th वाले, उनका नॉलेज भी उतना ही रहेगा चार्टर्ड अकाउंट के हिसाब से। इसके लिए भी ये कंडीशन हो सकती है, ऐसे मैं इंक्वायरी किया था कभी। हो सकता है, बट वो 12th वाला कभी कर सकता है जब भी वो एटलीस्ट जीडीसीए किया है, नहीं तो उसको नहीं करने को देंगे। मिनिमम उतना क्वालिफिकेशन तो चाहिए। देखिए नेक्स्ट ये सी पॉइंट है, मतलब 81 सबसेक्शन 1C, 1C नहीं, ABCD 1C नहीं, G का सबसेक्शन C 81 1 पॉइंट G सब क्लॉज C, a certified auditor, ये भी है, यही GDCA का, a certified auditor person who holds a degree from recognized university or has completed government diploma in cooperation and accountancy, they are also eligible, and who has a fair knowledge of functioning of societies and an experience of at least 3 years. तो लास्ट टाइम किसी ने तो बोला था ना कि 3 साल का चाहिए एक्सपीरियंस, वो है 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जैसा सीए को चाहिए 3 साल का, जैसे जीडीसीए को भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए विद द वर्किंग नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज। You have to collect the certificate from CA. हाँ? Working in the panel. हाँ, you have to be a kind of वो ये बोलता है ना कि आर्टिकलशिप जैसा आपको करना पड़ेगा। और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का एटीएम ऑडिट पैनल में से नाम हटा दिया। अभी जो लास्ट टाइम का ऑडिटर का पैनल था उसके लिए हम अभी भी नेक्स्ट वीक में रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या किया, लेफ्ट राइट सेंटर बहुत सारे लोगों को हटा दिया। जो लोग पहले पैनल में थे, पहले पैनल में आपने लिया उस समय पे उसने कंडीशन सेटिस्फाई किया था 3 साल का, अभी ये साल में वापस अप्लाई किया 3 साल के बाद, तो अभी निकाल दिया पैनल से विदाउट गिविंग एनी रीजन। वो बोलता आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस नहीं तो पहले टाइम कैसा लिया, फर्स्ट टाइम चेक करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखने के बाद ही लिया। अभी एटीएम बोलता 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं, यू आर नॉट, वो 3 इयर्स का नहीं है आपके पास क्राइटेरिया, हटा दिया। देन यहाँ पे ऐसा किधर भी नहीं लिखा है कि, देखते हैं पढ़ते हैं और आगे जाते हैं हम लोग। What is the role of the auditor? Role of the auditor is the auditor has to carry out the audit as per the accounting standards. Accounting standards भी अपने GDCA में स्टैंडर्ड पढ़े थे, बराबर? अकाउंट्स में वो 1 2 3 4 नंबर्स थे, तो he has to do it as per the accounting standards notified by the state government from time to time, and shall also include examination or verification of the following items. क्या क्या एग्जाम करना चाहिए, क्या क्या वेरीफाई करना चाहिए ऑडिटर को, ये बहुत सारे 9 पॉइंट दिए हैं। ओवरड्यूज ऑफ डेट्स, कैश बैलेंस, सिक्योरिटीज, लोन एडवांसेस, ट्रांजैक्शन ऑफ द सोसाइटीज which may seem to be prejudicial to the interest of the society, whether loans and advances have been made, whether deposits have been made properly, whether personal expenses and revenue are maintained, whether the society has incurred any expenditure furtherance to its objectives। मतलब ऑब्जेक्टिव के बाहर जाकर के कुछ, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट में नहीं दिया है कि शेयर मार्केट में आप कर सकते हो, डिबेंचर्स में दिया है, बट शेयर मार्केट में आप करने लगेंगे पैसा इन्वेस्ट, तो दैट इज अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट, तो ये भी उसको चेक करना है। या फिर आप ऑब्जेक्ट में नहीं है कि आपको अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो फॉर एग्जांपल, फिर भी आपने जाके पैसा डाल के कैपिटल प्रॉपर्टी खरीदा, तो इट इज अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव में ये नहीं है कि आप फेस्टिवल फंड, वो भी बात हुआ था ना हमारा, वो ऑब्जेक्टिव में नहीं है, बट फिर भी आपने फेस्टिवल फंड करके कुछ नया क्रिएट किया और लोगों से पैसा लिया, या फिर जो अंदर आपके पास ऑलरेडी पैसा जमा हुआ था उसमें से एक्सपेंडिचर किया, दैट इज आल्सो अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट। Whether the society has properly utilized this financial assistance granted by government, देखिए बहुत सारा सोसाइटीज गवर्नमेंट के ग्रांट में भी चलता है, स्पेशल सोसाइटीज रहते हैं जो आगे के सेक्शन में, कि हमारा हाउसिंग सोसाइटी में कम होता है, बाकी के सोसाइटीज के लिए है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट से चलता है, गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर या फिर पैसे दिया हुआ रहता है, वो ग्रांट वाला सोसाइटीज स्पेसिफिकली जिसके लिए ग्रांट दिया गया है पर्पस के लिए, वो पर्पस के लिए ही वो पैसा यूटिलाइज होना चाहिए। Whether the society is properly carrying out the object's obligation towards the members, ये पॉइंट्स है जो ऑडिटर को पूरी तरीके से जांच करना है।
इफ द रजिस्ट्रार ऑडिट में है वो मैंने खाली ऊपर से बोल रहा हूँ, मैं अंदर डीप में नहीं जा रहा। If the registrar has reason to believe that there exists an element of fraud, misapplication of funds, manipulation of accounts, tampering, which may cause loss to the society, he shall be competent to depute a flying squad. Flying squad भी हमने देखा था GDCA में। Flying squad मतलब ये ऑडिटर ही होगी उनके पैनल में। कभी भी इमीडिएटली लगता है ऑडिटर को कि अगर कुछ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ है या फिर कुछ हेराफेरी हुआ है, so you can assign that to a flying squad for examination of the books, records, accounts and such other papers and for verification of cash balance. The report of the flying squad shall be treated as a sufficient evidence for further action. तो flying squad भेज सकता है आपके यहाँ पे और सोसाइटी में, और flying squad भेज सकता है का मतलब क्या है इंटरप्रिटेशन? हाँ? They can seize the account. नहीं वो ठीक है, बट विजिलेंस है, बट उसका मतलब क्या है? ये पॉइंट दिया है, मतलब क्या है? He has veto powers. दूसरा साइड क्या है? आप बराबर है, फर्स्ट पार्ट यू आर राइट. व्हाट इज द सेकंड पार्ट? He has veto powers. The second part is you can also make use of that flying squad. तो मैं कमिटी सोसाइटी में अगर किसी को भी लगता है कुछ मिसअप्रोप्रिएशन है फंड्स का या किसी ने कुछ हेराफेरी किया है, तो यू कैन अप्रोच द रजिस्ट्रार एंड आस्क हिम टू अपॉइंट अ फ्लाइंग स्क्वाड इमीडिएटली, क्योंकि फ्लाइंग स्क्वाड जल्दी से मतलब उसके पास वीटो पावर्स है, जल्द से जल्द फ्लाइंग स्क्वाड भेजने का। नहीं तो आप बोलोगे इंक्वायरी करो, इंस्पेक्शन करो, टाइम कंज्यूमिंग है। फ्लाइंग स्क्वाड इज इमीडिएट, जल्द से जल्द हो सकता है। तो वी आल्सो हैव मेंबर्स, इफ दे फील दैट कुछ मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है तो वो रजिस्ट्रार को बोल के फ्लाइंग स्क्वाड भेजने के लिए बोल सकते हैं। विजिलेंस ही है, इट्स मी याच्यामध्ये एक केलेलं आहे सोसायटीचं ऑडिट करायला गेलो होतो क्रेडिट सोसायटीला, आणि तिथे जो कॅशियर बसला होता आम्ही डायरेक्ट तिथे गेलो, कॅशियर बसला लॉक कर जे काही तुझी कॅश आहे ती दादा आपल्याला सगळे कॅश जशीच्या तशी वरती काढून दिली त्याला दिली, आणि त्याच्याकडे जमा झालेलं रिसिप्ट रजिस्टर आणि कॅश आम्ही काढून दिली, त्याच्यामध्ये फरक मिळाला। देखिए पीछे के जो भी सेक्शंस है वो ऑडिटर आपको बताएंगे प्रॉपरली, बट इतना ही मैं मुझे इसमें कंक्लूजन में इतना बताना है ऑडिट रिलेटेड कि ऑडिट में कोई भी अगर हेराफेरी है, क्योंकि रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास ज़्यादातर ये वाले पर्टिकुलर ऑडिट को रिलेटेड काफ़ी पावर्स है। रजिस्ट्रार के पास ऑडिट के और अकाउंट्स और ऑडिट को रिलेटेड मैक्सिमम पावर्स उसके पास है कि अगर कोई किसी ने गड़बड़ किया, पैसा लिया या कुछ मिसअप्रोप्रिएशन किया, फ्रॉड किया, तो इनफैक्ट पुलिस एफआईआर फाइल करने तक का उनको डायरेक्शन देने का पावर्स है इस पर्टिकुलर चीज़ में। फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी वो सब तो चलेगा ही, बट अगर उनको लगा कि कुछ मेजर अप्रोप्रिएशन हुआ है, मिसअप्रोप्रिएशन, सोसाइटीज में शायद कम होगा हाउसिंग में, बट ये जनरल क्लॉज है, सब बैंक के लिए भी है ना, तो वहाँ पे कभी भी लगेगा कुछ भी तो ही कैन ऑर्डर, ही कैन डायरेक्टली you can direct the police to file an FIR। उतना अथॉरिटी इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए दिया है। तो जब भी आपको सोसाइटी में कोई भी ऑडिट या अकाउंट्स रिलेटेड आपको लगेगा कि कंप्लेन करना चाहिए, या ऑडिट किया ही नहीं, या फिर ऑडिट लेट किया, या फिर ऑडिट में कुछ मिसमैनेज्ड है, या पैसे का कुछ पिल्फरेशन है, तो रजिस्ट्रार इज द राइट अथॉरिटी। बोलने का मतलब बॉटम लाइन इज डोंट गो टू एनी अदर कोर्ट और मतलब यहाँ वहाँ पे कंप्लेन करने से अच्छा रजिस्ट्रार इज द राइट पर्सन एज फार एज ऑडिट रिलेटेड मैटर्स आर कंसर्न। बाकी लोग को भी सुनना चाहिए। If you are working as a society manager, and if you find that in any of the societies this kind of things are being carried out in the past, so as an outsider can we approach registrar? हाँ, अभी एक रिसेंट एक 6-8 महीने पहले एक बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसा एक मैटर आया था कि एक सोसाइटी से अनरिलेटेड पर्सन मेंबरशिप एस्पेक्ट के लिए उसने उसका कोई रिलेटिव वो सोसाइटी में रहते थे और मेंबरशिप उनको नहीं दिया जा रहा,
तो उसने कंप्लेंट किया, इसने कंप्लेंट किया, आउटसाइडर ने कंप्लेंट किया कोर्ट में और बोला कि उसका फंडामेंटल राइट उसको नहीं मिल रहा है तो देना चाहिए। और कोर्ट ने उसका कंप्लेंट लिया, कोर्ट ने कंप्लेंट लिया और उसमें क्या ऑब्जर्व किया कोर्ट ने और क्या ऑर्डर क्या दिया, ऑर्डर ऐसा दिया है कि दो ही इज एन आउटसाइडर बट ही हैज ब्रॉट टू नोटिस some of the violations which have been committed by the managing committee and once it is brought to our notice for deliverance of justice I have to take cognizance of it and I have done that। ऐसा करके दिया तो मे बी केस टू केस बेसिस में ले सकता है। छोटे मोटे शायद आपको उसने 5,000 रुपया उसका मैक्सिमम कैश बैलेंस था उसने रखा नहीं, 6,000 रुपया करके कोर्ट में जाओगे तो शायद नहीं लेगा। देयर में भी सम सब्सटेंस अगर होगा आपका तो कोर्ट आप एज एन आउटसाइडर आल्सो यू कैन अप्रोच द कोर्ट and say that it is against the objects। You every time whenever you are approaching the court, objects नहीं आएगा every time, objects of the societies का violation होना चाहिए। But once objects आ गया तो ये सब चीजें उसके अंदर ही है ना, all these sections are originating from the objects। So objects का violation हमको बताना पड़ेगा, कौन सा particular object violate हुआ है, तो court में take cognizance हो सकता है, possible। नेक्स्ट इज द रेक्टिफिकेशन। मैं इसमें भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इतना ही बताऊंगा रेक्टिफिकेशन का। इफ द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट हेल्ड अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन डिस्क्लोजेस एनी डिफेक्ट इन द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी शैल विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें और एक इंटरप्रिटेशन है, बोल सकता है कोई फ्रॉम द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट जिस दिन किया रहेगा वहाँ पर स्टैम्प होता है सर, वहाँ से 3 महीना लेगा या एजीएम में जो ऑडिट रिपोर्ट पास किया उसका 3 मंथ। लेकिन यहाँ पर वही बता रहा है कि जब सीए ने स्टैम्प मारा हुआ है वहाँ से 3 महीने। देखिए अभी इसके पहले वाले जो पढ़ा था हमने 81 में क्या बोला कि 4 months और एटलीस्ट बिफोर एजीएम नोटिस। तो एजीएम सपोज आप नोटिस 30 सितंबर का एजीएम का आप 14 सितंबर को 14 दिन का करके आप दे रहे हो और 13 सितंबर का अगर स्टैम्प है उसका तो 13 सितंबर से आप 3 महीना गिन सकते हो करके इतना ही वो बोलो। तो आपके पास अगेन 81 से रिलेटेड है 82, तो अगर ऑडिट रेक्टिफिकेशन फाइल करना है तो 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। एक्सप्लेन टू द रजिस्ट्रार द डिफेक्ट्स और द इरेगुलरिटीज पॉइंटेड आउट बाय द ऑडिटर एंड टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स। टेक स्टेप्स, इसमें ये नहीं बोला है दैट दे हैव टू रेक्टिफाई, it is told they have to take steps to rectify। so what does this mean? take steps to rectify मतलब क्या सोसाइटी में करेक्टिव मेजर क्या है, what is that? what does the society need to do? बराबर है, क्या करना है? take steps to rectify मतलब क्या? yes, किसने बोला? AGM नहीं, जनरल बॉडी। If that decision is required to be done in the general body, call for a general body, make a resolution। Steps to rectify मतलब resolution, pass a resolution, that is the step to rectify। Suppose जैसा आपने पूछा कि लोगों को मैनेजिंग कमेटी को नॉलेज कहाँ से आएगा, 154B6 बोला मैंने, उसमें दिया है 154B6 में आपने कंडक्ट नहीं किया, लास्ट ईयर में आपने ट्रेनिंग एजुकेशन कंडक्ट नहीं किया, या बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट आपका ड्यू था आपने स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं किया, या आपका बिल्डिंग का इंश्योरेंस था वो नहीं किया, वॉटएवर जो भी हो सकता है इसके अंदर दिया है, कुछ भी वायलेट हो गया तो ऑडिट रेक्टिफिकेशन ऑडिट रिपोर्ट में आएगा। वो ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाता है उसमें उसका रिमार्क्स आएगा कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। कंप्लायंस करने के हिसाब से either you do it immediately within 3 months and file that report that it has been done, or at least you take steps to do that। मतलब at least आप resolution बनाओ आपके इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें आपको बताना है, सोसाइटी को नहीं मालूम कि what do you mean by taking steps। taking steps मतलब passing a resolution, what next you have done, next stage आप जाना चाहिए। you cannot be there stagnated, you have to move to the next stage। next stage मतलब taking steps। आप इधर खड़े हो, taking step, एक step आगे बढ़ाया तो you reach the next tile, that is taking step, you have to move ahead। so you have to say that yes we have passed the resolution। committee meeting, for example conducting training education lies with the committee decision, it's a committee decision। granting membership is a committee decision।
So committee का meeting हो करके you can take steps. You can pass a resolution in the committee meeting and say that I have taken steps. As per resolution passed on such and such date, we have resolved that the training and education of the society shall be held on January 2025. चलेगा? Not necessary that it has to be done within the 3 months. You take steps. I have taken steps to conduct it in January, but I have covered it in my audit rectification report. So this is called as taking steps. कुछ भी ले सकते हो, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट है आपको, जो डिसीजन जनरल बॉडी के पास है, आप वापस एजीएम तो नहीं ले सकते हो, आपको एसडीएम लेना पड़ेगा। अगर फायर ऑडिट का कुछ रिलेटेड मैटर है या फिर पार्किंग रिलेटेड कोई इश्यू है बड़ा, पार्किंग पॉलिसी फ्रेम करना है, वो नहीं कर पाए थे, ऑडिट रिमार्क आ गया, 3 महीने में आपको सबमिट करना है रेक्टिफिकेशन, तो एटलीस्ट यू रिजॉल्व कि ठीक है, वी विल अपॉइंट द एजेंसी हु विल बी फ्रेमिंग द पार्किंग पॉलिसीज बाय फरवरी 2025। कुछ एक डेट देना आपको, बट इट हैज टू बी स्टेप्स हैज टू बी टेकन, दैट इज द मेन इंटेंशन, यू हैव टू टेक स्टेप्स एंड रिजॉल्व इट। और एक बार रिजॉल्व किया आपने तो फिर आपको कंप्लाई भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो नेक्स्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट में वापस आएगी, फिर आपका ऑडिट रिपोर्ट में बार बार आने की वजह से आपका रेटिंग कम होएगा, तो यू हैव टू सी टू इट दैट इट इज कंप्लाइड आल्सो, जस्ट फॉर द नेम सेक आपको नहीं लिखना इन फॉर्म वो इन फॉर्म ओ, दोस थिंग्स ऑडिटर विल, मतलब ऑडिट क्लास में आपको बताया जाएगा। Sir, in a year, how many times we can do the return filing, sir? Like in GST, there is like 2 times. नहीं, ये रिटर्न्स जो बोल रहा है ना, ये जीएसटी के बारे में नहीं बता रहा है, ये तो इनकम टैक्स के बारे में ही बोल रहा है। बट अगर आपको जीएसटी, आपका सोसाइटी के पास जीएसटी नंबर है और ट्रांजैक्शंस काफ़ी है आपका, और आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है, तो आपको जो जीएसटी का नॉर्म्स है, हर महीना कुछ पर्टिकुलर टाइम के पहले आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है ना, एवरी मंथ, तो इसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। बट दिस ऑडिट इज टॉकिंग अबाउट नॉट जीएसटी, इट इज टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है ना, तो इनडायरेक्ट के बारे में नहीं बोल रहे, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट Return filing जो है, how many times we can do? रिटर्न फाइलिंग मिनिमम वंस बोला है ना इसमें, ऑडिट होने के बाद मिनिमम वंस बोला है ना इसमें, शुरू में हमने क्या एटलीस्ट वंस पढ़ा ना, तो अगर आपको दूसरी बार अगर ऑडिट रिपोर्ट आया उसमें बहुत सारा डिफेक्ट्स हुआ, री ऑडिट करके वापस फाइल करना है, तो यू कैन डू इट विद द परमिशन ऑफ द रजिस्टर only once. यू हैव डन, बट अगर उसमें प्रॉब्लम आया, आपको री ऑडिट करके वापस रिटर्न फाइल करना पड़े, इट विल बिकम ट्वाइस ना, इट इज पॉसिबल, इसके लिए बोला एटलीस्ट वंस, तो अदर नंबर ऑफ टाइम्स आर पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू फॉल, विच वेयर यू स्टैंड, क्या जरूरत है, नीड क्या है, उसके हिसाब से। और जीएसटी रिटर्न के साथ में कुछ इनकम टैक्स का आई डू नॉट नो वेदर देयर इज एनी कोरिलेशन, देयर में भी सम कोरिलेशन, बट अगर ऐसा हिसाब से आपको कुछ रिटर्न वापस फाइल करना पड़ा तो भी अलाउड है, इफ देयर इज सम रेक्टिफिकेशन और एरर टू बी रेक्टिफाइड, वो भी हो सकता है। और जीएसटी का रिटर्न आपको अगर करना है तो मेरे हिसाब से एवरी मंथ करना पड़ेगा, तो एवरी मंथ करना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस इज डिफरेंट। The registrar or the person authorized by him shall scrutinize the audit rectification report and accordingly inform the society about such report within 6 months from the date of receipt. 6 महीने के अंदर आपको, अगर रजिस्ट्रार देखता है क्या नहीं देखता है हमको नहीं पता, बट अगर देखता है तो 6 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट दे देंगे आपका सही है या गलत है, जो आपने किया है ओके नहीं ओके व्हाटएवर, और फर्दर कंप्लायंस करने का है तो वो शायद वो भी हमको नोटिस आ जाएगा। इट शैल बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर and or the auditing firm on the rectification report of the society item wise till entire rectification is made by the society and submit is to the report to the registrar। इसका मतलब क्या है, मैंने जैसा बताया 3 महीने के अंदर फाइल करना है, 3 महीने में आपने 50% कंप्लायंस किया, बट ऑडिटर का काम है कि एंटायर कंप्लायंस होने के बाद में वापस एक फाइल करना चाहिए उसको कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो था वो फुल्ली कंप्लाइड विद, दैट रिपोर्ट आल्सो नीड्स टू गो टू द register once the entire compliance is done. If the society fails to submit the audit rectification report, the registrar may by an order declare that any officer or member of the committee, ये कौन सा आया ऑफिसर और मेंबर ऑफ द कमिटी, कौन सा सेक्शन है, पहला हमने पढ़ा ऑफिसर और मेंबर ऑफ कमिटी as the case may be 77A, बराबर, whose duty was to submit the audit and the annual general body meeting and who without reasonable excuse
so he will be disqualified and an officer or the member of the committee shall be appointed. मतलब ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट नहीं देने की वजह से भी बहुत सारे सोसाइटीज में ये हो रहा है आजकल। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है रजिस्ट्रार के पास जाने का। कोई और वजह नहीं मिला तो वो बोल देते ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट फाइल नहीं किया, तो सीधा वहां से ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट हो जाता है, बराबर है। तो ये बहुत सारे सोसाइटीज यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको ऊपर भी आप ध्यान रखिए। सोसाइटी को आप बताइए कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट अगर कुछ भी नहीं है, अगर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं भी है तो भी आपको वो भरना है। आपको इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी रेक्टिफिकेशन और एनी पॉइंट्स टू बी कंप्लाइड, ऑडिट एंड कंप्लायंस दोनों साथ साथ में जाता है ना। तो ऑडिट हुआ तो कंप्लायंस होना चाहिए। अगर कंप्लाई करने के लिए नहीं भी है तो नील रिपोर्ट सबमिट करना है। ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड नील आल्सो, ऑडिट रेक्टिफिकेशन। जैसा आप ऑडिट रिपोर्ट भी कुछ टैक्स वैक्स नहीं भरना है तो नील करते हो ना, सिमिलरली ऑडिट रेक्टिफिकेशन भी आपको नील, नथिंग टू बी कंप्लाइड विद, नील। वो फॉर्मेट्स शायद वो बताएंगे, नील का फॉर्मेट वगैरह रहेगा, वो मुझे नहीं पता वो कैसा करता है, बट यू हैव टू फाइल दैट नील। एंड तो जनरली कुछ ना कुछ पॉइंट होता ही है, तो फिर होता ही है। एक ग्रेड में नहीं कोई बहुत सारे सोसाइटीज है, मैंने देखा है नील है, अच्छा बहुत सारे सोसाइटीज का नील है, ओके बहुत परफेक्टली उन लोग मैनेज करते हैं। इसके लिए आप जैसे लोग चाहिए ना उनको। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एक्चुअली डूइंग दैट वर्क फ्रॉम हियर, बट हूएवर इज गोइंग टू डू, ये सब फॉलो करना। मैं इसके लिए ये सब हम लोग अभी ये सब डिस्कस क्यों कर रहे हैं? छोटे छोटे एक भी नहीं आना चाहिए ऑडिट में। लेकिन सर कन्वेंस का है वो बहुत सारे सोसाइटी में आता ही है, क्योंकि नहीं है उनके पास, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है कन्वेंस, नहीं है तो फर्स्ट पॉइंट वही लिखता है, फर्स्ट पॉइंट वही रहता है। सर ऑडिट रिपोर्ट देखोगे सबसे पहला पॉइंट कन्वेंस का रहता है, दूसरा पॉइंट इंश्योरेंस का रहता है, बिल्डिंग इंश्योर नहीं किया, तीसरा पॉइंट ट्रेनिंग एजुकेशन का रहता है। ये स्टैंडर्ड पॉइंट, क्योंकि सब लोग नहीं करते हैं, इसे छोड़ देता है। चौथा या तीसरा या चौथा स्ट्रक्चरल ऑडिट करेगा, वो 15 इयर्स के बाद नहीं किया या 30 इयर्स के बाद नहीं किया, वो आता ही है पॉइंट, क्यों नहीं करता लोग, लापरवाही। तो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट एंड सी टू इट दैट बिल्कुल जीरो है तो बहुत ही अच्छा है, बट बायर मिनिमम में रहेगा which कैन बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स। ऐसा वाला हम कंप्लायंस में आना चाहिए। लॉन्गर पीरियड का कंप्लायंस आएगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि शायद ऐसा होता है कि फिर बाद में भी वो कंप्लीट नहीं होता, अगला साल भी वापस आ जाता है, वो रिपीट हो जाता रिपीट हो जाता है, फिर वो ऐड होता है। तो दिस ऑडिट एंड ऑडिट रेक्टिफिकेशन इतना ही है, डिटेल में यू विल स्टडी इन दी ऑडिट वाला क्लास लेक्चर में। नाउ ऑडिट वगैरह होने के बाद में अगर कुछ गड़बड़ लगा, कुछ हुआ, रिपोर्ट चला गया, ऑडिट रेक्टिफिकेशन भी चला गया, उसके बाद में अगर रजिस्ट्रार फील्स दैट इफ देयर इज सम मिस्टेक, प्रॉब्लम, एरर, misappropriation, then comes the inquiry. Inquiry is section 33